खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र शर्मा जी। पुष्पेंद्र जी, आपका न्यूज़ टुडे भारत पे बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनूप संडा जी हैं, कांग्रेस से डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं और बीजेपी से राम कुमार गुप्ता जी हैं। आप सभी का न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र शर्मा जी के पास चलूंगा और आज के विषय के बारे में, जो ये दाम घटे हैं और इस पर जो इंडिया गठबंधन का एक जो प्रतिक्रिया आ रही है, इस पे उनकी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी। आकाश जी नमस्कार। सभी साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों का भी मैं अभिवादन करता हूँ। आकाश जी, जो आपका प्रश्न है मैं उसमें थोड़ा सा डिफर करता हूँ। एक तो आगे चल के रेवड़ियाँ बटेंगी, मैं रेवड़ियाँ मानता ही नहीं। ये तो बहुत हल्की सी राहत है और बहुत जरूरत थी इस चीज की। एक और चीज हुई है, यूपी में भी आयुष्मान का कोटा बढ़ा दिया गया है, तो ये होगा कि साहब 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को इलाज दे दिया गया है। मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से तो बोलूंगा नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी बैठक की वजह से हो गया, मैं इसमें भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है, कल की चर्चा में भी हमने कहा था कि अभी और भी ऐसी घोषणाएं सुनने को हमें मिल सकती हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें शायद अपनी कुछ गलतियों का एहसास हो रहा है या फीडबैक मिल रहा है कि किस तरह से महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और ये जो सब्सिडीज है, ये अगर हम 2014 से या 2019 से तुलना करें तो ये ना तो रेवड़ी है ना राहत है, ये तो उल्टा महंगाई हुआ है ना सब कुछ। और अगर डॉलर्स का उस समय पे हम याद रखें कि कितने डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल आ रहा था, तब भी सब्सिडी दी जा रही थी, 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था। तो ये सारी चीजें तो करेक्शंस हैं, ये गलतियों के करेक्शन है आकाश जी। मेरी नज़र में ये कोई राहत अभी है ही नहीं, तो बहुत छोटी सी चीज है। और भी चीजें अगर वो रियलाइज कर रहे हैं, चुनाव में जाने से पहले भी अगर अपनी जो उनके आर्थिक सलाहकार है वो ऐसी सलाह दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बेहतर है। उससे कभी भी सरकार को कोई लाभ कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। सरकार चलानी है, काम विकास कार्य भी होने हैं, सब होने हैं, पर जनता की कमर तोड़ के नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ आर्थिक सलाहकार होंगे, कुछ उनके अपनी फीडबैक मशीनरी भी है, अपना फीडबैक मैकेनिज्म है जिनसे उन्हें फीडबैक मिलते हैं। और जो उज्ज्वला योजना थी उसने 2019 में एक नया मतदाता वर्ग जो है पैदा किया था महिलाओं का, मोदी जी के समर्थन में, जो जात बिरादरी से ऊपर उठकर उन्होंने उन्हें वोट दिया था। तो हो सकता है उसी कड़ी में ये कदम उठाया गया, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, चाहे वो इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं, कोई और कह रहा हो, कि हाँ अभी और राहत वाली घोषणाएं हो सकती हैं, जैसे कि यूपी में आयुष्मान वाली हुई है, दूसरी हुई है, बिल्कुल हो सकती है चुनाव से पहले। मैं इससे आकाश जी डिफर ये करता हूँ कि फिर दोबारा से गठबंधन की बैठक से इसे रिलेट नहीं करता मैं। ये तो समय आ रहा है, चुनाव आ रहे हैं और उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि भाई एकता हो रही है, तो उसकी वो तैयारी भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं, चाहे वो मोदी जी हों, शाह जी हों, जिस तरह की उनकी चुनावी मशीनरी है। मोदी और अमित शाह ने पहले से ही, भाई उन्होंने घमंडिया कहा तो शाह ने सब जगह जो है, अमित शाह कहते रहे 4G 5G कि ये इतनी जनरेशन वाली सरकार है, इतनी जनरेशन वाले नेता हैं, ये बातें कहने लगे। और परिवारवाद को लेके उन्होंने अपने आप को अलग परिभाषित भी किया, जब उन पर ये कहा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत से नेता है जो परिवारवाद के हैं, तो उन्होंने उसको क्योंकि उनके यहाँ अलग पैमाना है, तो उसके लिए कह दिया कि नहीं साहब, ये डायनेस नहीं है, वो योग्यता के बल पर आए हैं। तो ये अपने सुविधा के अनुसार तर्क भी गढ़ लिए जाते हैं समय के अनुसार। तो जो तर्क गढ़ने की कला है वो इन्हें आती है, सोशल मीडिया पे इनका अच्छा है। और अगर ये फीडबैक की वजह से आर्थिक जो सलाहकार हैं या एडवाइजरी वाले हैं उनके लिए किया गया तो बहुत अच्छा है, और अगर चुनाव के लिए किया गया है तो उचित नहीं है, यानी फिर चुनाव के बाद तो फिर बढ़ जाएंगे अगर ये सत्ता में आते हैं तो ये। लेकिन मैं विपक्षी गठबंधन की बैठकों से इसे नहीं जोड़ के देखना चाहता। समय आ रहा है चुनाव का, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। आप लगे हाथ विपक्षी गठबंधन की बात कर लेते हैं। मुंबई में बेहतपुर बैठक होने जा रही है, माना जा रहा है कि वहाँ पे एक लोगो या एक फ्लैग भी जो है उसका पार्टी का रिलीज किया जा सकता है, गठबंधन का, नए गठबंधन का। पर अभी भी विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। आपसी मतभेदों को अगर दूर भी कर दें तो भी उन्हें अभी अपना जो नैरेटिव है वो सेट करना है कि वो कहाँ ले जाएंगे, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या आइडियोलॉजी की लड़ाई है या ये महंगाई बेरोजगारी वाले ही सिर्फ मुद्दे हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ
कि परसों तक इंडिया गठबंधन से क्या निकल के आता है। क्या सिर्फ एक संयोजक बना देना, चाहे वो नीतीश की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाएं, दूसरे बन जाएं, या और कुछ करते हैं कि हर एक प्रदेश में अलग अलग तरीके से संयोजक बनाएंगे या बाइपोलर करें। ये सारी चीजों का इंतजार दर्शकों को नहीं, हमें खुद भी है कि वहां से क्या निकल कर आता है। मेरा अनुमान ये है कि इस बार वो जरूर कोई ना कोई रोड मैप तैयार करके लाए होंगे, जो वो रोड मैप देंगे। दूसरा, वो अपना कोई विजन स्टेटमेंट उन्हें देना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन मोदी का फेस सामने है, तो क्योंकि वो फेस अभी देना नहीं चाहते, प्री पोल देंगे तो उससे नुकसान होगा। तो अभी देखना बाकी है कि और क्या क्या होता है। पर मैं इसको 30वीं बैठक हो रही है, उससे पहले सिलेंडर का रेट कम हो गया, नहीं, ये चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले इन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी, मुझे लगता है कि और भी ऐसी राहतें अभी मिलेंगी। पुष्पेंद्र जी, अभी आंकड़ों की बात हो रही थी, एक रिपोर्ट मैंने भी देखी है, उसमें उसके अकॉर्डिंग ये कि जो आंकड़े इस समय पेश किए जा रहे हैं, मतलब सरकार जिन आंकड़ों को लेकर लगातार डेली एडवर्टाइज कर रही है, डेली बताया जा रहा है कि इतना बड़ा डिफरेंस आया है, वो आंकड़े ही बेसलेस हैं। मतलब ये आंकड़े जो है लेटेस्ट आंकड़े नहीं है, ये करीब 12 साल पुराने आंकड़े हैं। उनके बेसिस पे आज के जो डेवलपमेंट बताया जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताया जा रहा है, ये सारे पुराने आंकड़े के बेसिस पे है। तो क्या ये जो आंकड़े हैं, ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सब आंकड़े हैं, महंगाई दर की बात है, इन सब पे क्या भरोसा किया जा सकता है अगर आंकड़े ही बेसलेस है और पुराने आंकड़े हैं? पुष्पेंद्र जी। आकाश जी, मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूं और एक्सपर्ट भी नहीं हूं इस फील्ड का, लेकिन एक बड़ी मोटी सी साधारण सी बात जो आपकी भी समझ में आएगी, हमारे दर्शकों की भी आएगी। कोविड काल में हमारी इकॉनमी नेगेटिव गई 23 से 24%, और अगले साल से आप ग्रोथ बताने लगे, तो वो माइनस तो खत्म हुआ नहीं, आप साल से कंपेयर कर रहे हैं ना, या तो आप उससे कंपेयर करते। तो ये इस तरह की आंकड़ों में खेल और आंकड़े में बाजीगरी जो है आंकड़ों में होती है, जिसे समझना भी बहुत आसान नहीं होता। पर इस बारे में मैं एक चीज कोट कर देता हूँ। अभी निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है हमारी, उनके पति का एक बयान था कि अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो जो स्थानीय उद्योगपति हैं बड़े, उनका निवेश क्यों कम हो रहा है और बाहर से निवेश क्यों कम हो रहा है। और उन्होंने उसके समर्थन में आंकड़े भी दिए। वो एक इकोनॉमिस्ट है, जाने माने इकोनॉमिस्ट है, तो मैं उनकी बात पर भरोसा करता हूँ। बाकी आंकड़ों का खेल, हर एक मतलब अपने अपनी सुविधा अनुसार आंकड़े पेश किए जाते हैं, और ये सिर्फ भाजपा ही नहीं करती, सब जगह होता है आकाश जी। लेकिन इकॉनमी की जो तस्वीर है वो उतनी सुनहरी भी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। लेकिन बाकी अगर बातें देखें तो उसमें फिर वहीं जाना पड़ेगा जड़ में। अगर वो सिलेंडर 500 का उस समय दिया जा सकता था, और ठीक है रेट बढ़े, महंगाई भी बढ़ी, पर वो 1100 नहीं हो सकता, 1150 नहीं हो सकता। जब कोविड के टाइम पे इतने फ्यूल के दामों में कमी आई, यूक्रेन के बाद बढ़ी पर पहले तो कम हुई ना, तो उस समय का मुनाफा कहाँ गया। और पेट्रोलियम कंपनियों का आप मुनाफा देखिए, उनके रिजर्व्स देखिए, वो बढ़ रहे हैं, वो इतने बढ़ रहे हैं। चलिए जीएसटी की लड़ाई भी छोड़ दीजिए कि उसमें स्लैब 1 होना चाहिए था, 18% रहता, कहीं 28 तक भी है, कुछ सुधार भी हुए उसमें। पर आप ये बताइए कि कंपनियों का मुनाफा ज्यादा जरूरी था, इतना ज्यादा, या आम जन को सुविधा तभी से मिलती। राम कुमार जी ने कहा कि चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं इस देश में, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव 5 साल में एक ही बार है। मैं इसे फिर दोबारा कह रहा हूं, मैं कहीं इससे नहीं जोड़ रहा कि साहब इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है तो रेट कम हो गए, नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये करेक्शंस हैं, ये कोई राहत नहीं है, ये करेक्शंस है जो कर रहे हैं, और ऐसे अभी बहुत सारे सुधार हमें देखने को मिलेंगे। और उम्मीद ये है मुझे कि आगे चल के फ्यूल प्राइसेस, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, और जो सीएनजी है या दूसरी गैसेस हैं, उनके भी दाम आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। और इस समय तो स्थिति ये है कि हम रशिया से बहुत कम दामों पे, मतलब बहुत सस्ते दामों पर, कम तो नहीं कहूँगा, बहुत सस्ते दामों पर क्रूड ले रहे हैं, उसको प्रोसेस करके हम यूरोपियन यूनियन के देशों को भी भेज रहे हैं। तो मुनाफा कमाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुनाफे का हकदार तो इस देश का नागरिक होना चाहिए ना, हर एक नागरिक को होना चाहिए ना। तो हर एक नागरिक की तो जेब पर बोझ पड़ता रहे और सिर्फ खजाना बढ़ता रहे, ये क्या उचित है? भाई आपको पुरानी कहावत याद है ना चाणक्य की भी, उन्होंने कहा था कि भाई कर ऐसा होना चाहिए जैसे सूर्य लेता है, वो जल सोखता है तो पता भी नहीं चलता। तो उस तरह का कर होना चाहिए, जिस तरह की कर ढांचा इस समय बन गया है
एक तरफ हम जीएसटी देते हैं, दूसरी तरफ हम जो भी कुछ लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, चाहे वो फ्यूल हो, दूसरी चीजें, हर एक पे हम टैक्स दे रहे हैं। तो जेब किसकी कट रही है? आपकी और मेरी जेब कटती है। तो इसलिए मेरा कहना ये था कि जो आर्थिक परिदृश्य बताया जा रहा है वो सुनहरा है खजाना भरने के लिए, लेकिन आम जन के लिए तो अच्छा नहीं हुआ ना। तो जो कमाई है या आमदनी है या राजस्व हो रहा है तो उसको सब में वितरित बराबर किया जाए ना, तब उसका लाभ होता है। अब दूसरी बात जो अभी बहन सुधा जी और राम कुमार जी में हो रही थी, तो वो नूह की बहस में, उसकी बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, पर इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि बार बार ऐसी उन्मादी घटनाएं देखने में तो आ रही है ना, देखने में तो हर जगह आ रही हैं। चाहे वो मुजफ्फरनगर की घटना हो, बाद में कह दिया गया कि साहब वो मुस्लिम छात्र भी थे, उसे पीटने में और मारने में, लेकिन क्या हुआ हमारी सहिष्णुता का? आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? तो ये बातें आप माने ना माने, आज ना माने, इतिहास में तो दर्ज हो जाएंगी, और जब हम आगे चल के करेंगे तो उस समय की ये घटनाएं बताई भी जाएंगी। जैसे रामकुमार भाई ने दंगे बताए, ऐसे इस तरह की घटना बताई जाएंगी। तो इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, उस सद्भाव की जरूरत है। लेकिन जहां तक चुनावी राजनीति की बात है, तो चुनावी राजनीति से पहले अगर ये करेक्शन कर लेते हैं और सारी चीजों में सुधार करते हैं, रेट कम हो जाते हैं पेट्रोल डीजल के सब चीजों के, तो वो राहत नहीं है, वो करेक्शन है। मैं उसे रेवड़ी या राहत मानने को तैयार ही नहीं। मैं तो गलती का सुधार, जैसे अभी अनूप जी ने कहा कि डैमेज कंट्रोल है, हाँ ऑफ कोर्स ये डैमेज कंट्रोल में ही गिनूंगा इसे। दूसरी बात, विपक्षी गठबंधन को भी अभी बहुत चुनौतियां बाकी है। उनके आपसी मतभेद कैसे दूर होंगे, फिर वो क्या बताएंगे? अरे उनके सामने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त चेहरा है। माना कि ओपिनियन पोल में थोड़ी बहुत लोकप्रियता गिर रही है, और लेकिन फिर भी वो जिस 9 साल के बाद जिस लोकप्रियता के उस पे हैं, उसके मुकाबले विपक्षी गठबंधन को अपना विजन, अपनी चीजें, उनका विकल्प तैयार करके बताना एक आसान काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि असंभव है, लेकिन आसान नहीं है आकाश जी, ये हमारे दर्शकों को समझना होगा। पुष्पेंद्र जी, आप फाइनल कंक्लूड करिए। एक तो जो आज का पूरा चर्चा हुई, और उसके बाद जो अब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, इस पे क्या-क्या पॉइंट्स, मतलब किन-किन पॉइंट्स पे डिस्कशन हो सकता है, या क्या इसका आउटकम निकल सकता है? आपको क्या लगता है? पुष्पेंद्र जी कंक्लूड करिए। देखिए, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी मानता हूँ। अभी तक जो इस नए गठबंधन की चाल है और जो उसके काम है, वो मुझे बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ से बयान आ गया, वहां से आ गया, इन सब बातों के बाद भी बड़े नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर मैं उन पर नजर डालता हूं तो मुझे लगता है कि विपक्ष की एकता हो रही है। नीतीश का साफ ये कह देना कि ना मुझे कोई पद चाहिए, ना मैं बनने का इच्छुक हूँ। राहुल गांधी ये पहले ही कह चुके हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे व्यक्ति को संयोजक बनाने की बात हो रही है, या वो सब कमेटीज होंगी, या वो 11 लोग होंगे। तो एज ऑफ नाउ, आज की तारीख तक तो मुझे लगता है कि सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। हाँ, चुनौतियां उनके सामने हैं। देखिए, आप और हम कुछ भी कहें, मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व है और उनकी लोकप्रियता थोड़ी कम हो रही है, लेकिन 9 साल बाद भी सत्ता में रहते हुए किसी की इतनी लोकप्रियता, ये एक अजूबा सही है, और इसको ध्वस्त करना आसान नहीं है। उन्होंने अभी जो राम कुमार जी ने योजनाएं गिनाई, अब वो चुनाव के लिए थी, किस लिए थी, वो अलग बात है। लेकिन देखिए ना, 1 मिनट बीच में बात रोक देता हूं मैं, कि हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि साहब हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, तो दूसरी तरफ हमारे मन में सवाल भी आता है कि अगर इस देश में 80 करोड़ लोग अभी भी सरकारी सहायता से ही रोटी खाने पे विवश हैं, तो फिर उसका लाभ क्या है? तो ऐसे सवाल मन में आते हैं। अच्छी भी चीजें लगती है, खराब चीजें भी लगती है। वैक्सीन बन गई, पर यूपी में जो हाल था, वो वाकई उतनी मृत्यु हुई थी या ज्यादा हुई थी, इस पर बहस कोई नई बात तो है नहीं, होती रहेगी, और पता नहीं कब जाके ऐसे साक्ष्य खुलेंगे कि कौन सही था कौन गलत था। तो इंडिया गठबंधन को इसी चीजों को ये बताना होगा कि भाई नया हम क्या करने जा रहे हैं, विकल्प क्या देने जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, सरकार का क्या काम है? हर एक के जीवन को खुशहाल बनाए, और सुबह जब मैं उठूं तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, जीवन में एक आशा जगे कि सब कुछ अच्छा होगा।
लेकिन अगर वहां उन्माद होगा या भेदभाव होगा तो मुझे कैसा लगेगा। और कहीं एक पक्षीय होती होगी कार्रवाई, चाहे वो पुलिस करे या प्रशासन करे, तो दुख होगा ना मन में, और जब मन दुखी होगा तो फिर काम कैसे करेगा। तो इस देश की खुशहाली के लिए चाहे वो इंडिया गठबंधन बनाए या कोई और नाम रखे, पर वो क्या करना चाहते हैं ये उन्हें खुलकर बताना होगा। दूसरी बात, झाड़ियों के पीछे छुप के नहीं खेल चलेगा। अगर आपकी कोई आइडियोलॉजी है और अगर आप उन्माद मानते हैं कि ऐसा उन्माद हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या वहां से नए गांधी पैदा होंगे? क्या वहां से लोग निकलेंगे, घर घर जाके सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना के लिए कोई प्रयास करेंगे? मैं ये देखना चाहता हूँ। और वो विकास में किस तरह से हमारे युवाओं को नए नए कैरियर्स मिलेंगे, कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे, हर एक घर में पर्याप्त भोजन कैसे होगा, हर एक के सर पर छत कैसे होगी। अगर वो इस तरह का विजन देंगे तो डेफिनेटली चुनौती अच्छी होगी और 2024 का चुनाव देखने लायक होगा। जी, धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।